हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में एल्कली वगैरह एसिड और बेसिस के यूजेस कुछ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, फिर समझते हैं क्या है, फिर इसका इससे क्या रिलेशन है ये भी समझते हैं। मान लेते हैं कोई एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही वाटर में जाएगा, है ना, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा या वाटर में घुलेगा। लिक्विड फॉर्म में है तो दैट मीन्स कि ये वाटर में घुला हुआ है, उसमें कुछ वाटर तो होगा। वाटर में जाते ही ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। ठीक, ये प्रॉपर्टीज होती है आयनिक कंपाउंड की। तो एसिड बेस भी एक तरह के आयनिक कंपाउंड होते हैं और बहुत ही तेजी से ये ब्रेक होते हैं और हाइड्रोजन आयन या और हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। डिपेंड करता है कि एसिड है कि बेस। ये तो एसिड हो गया। एक बेस लेते हैं, मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, है ना, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। वाटर में क्या हुआ, ब्रेक हो गया, ये कैल्शियम 2+ में और 2 हाइड्रोक्सिल आयन में। ठीक, तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर समझ रहे हैं। तो सारे एसिड में क्या कॉमन पाया जाता है, हाइड्रोजन आयन, है ना। ये हर एक एसिड में कॉमन पाया जाता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वो वीक एसिड हो, सभी में हाइड्रोजन आयन लिबरेट होता है। लिबरेट यानी निकलता है ना। जैसे वाटर में वो डिजॉल्व होता है एसिड, वो हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है। LIBERAT, लिबरेट। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन कॉमन प्रॉपर्टी है सभी एसिड्स की। ठीक, अब उसके बाद अब इसके बेसिस पे, हाइड्रोजन आयन की संख्या के बेसिस पे, उसके कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे एसिड के 2 कैटेगरी हैं। अगर हाइड्रोजन आयन किसी एसिड में बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में बन रहे हैं तो वो एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन कुछ एसिड में हाइड्रोजन आयन या जो भी ये डिसोसिएशन हो रहा है ये बहुत स्लोली होता है और हाइड्रोजन आयन बहुत कम संख्या में निकलते हैं या लिबरेट होते हैं। तो उस कंडीशन में उस तरह के एसिड को हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। ठीक, यानी रहता है दोनों में हाइड्रोजन आयन, लेकिन किसी में बहुत ज़्यादा संख्या में रहता है हाइड्रोजन आयन तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हम लोग बोल सकते हैं जिसमें पानी बहुत कम हो और एसिड की मात्रा ज़्यादा हो या हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो। दूसरा, बेस का बात अगर करें तो बेस में कॉमन प्रॉपर्टी पाई जाती है हाइड्रोक्सिल आयन। जो भी बेस है, चाहे वो वीक है या स्ट्रॉन्ग बेस है, सभी में हाइड्रोक्सिल आयन या OH माइनस आयन पाए जाते हैं। ठीक, अब अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसमें ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे, जल्दी जल्दी बनेंगे, है ना। और अगर वीक बेस है तो हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या काफ़ी कम रहेगी, उनके नंबर कम रहेंगे और बहुत ही धीरे धीरे बनेंगे। ठीक है, तो सारे एसिड में कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन पॉइंट मिला हाइड्रोजन आयन, और सारे बेस में कॉमन पॉइंट मिला हाइड्रोक्सिल आयन। अब उसके बाद अगर ध्यान दें आप रिएक्शन को, कोई भी एसिड अगर होगा तो इसी तरह से प्रॉपर्टी शो करेगा। एसिड या बेस वो आयनिक फॉर्म में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन निकालेगा। जब हाइड्रोजन आयन निकलेगा तो बाकी जो बचा चीज़ है, बचा हुआ उसका पार्ट है एसिड का, वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली बेस में भी क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव निकल गया तो बाकी जो पार्ट बचा है उस मॉलिक्यूल का वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी ब्रेक हो गया। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, है ना, आयनिक पार्टिकल बनाते हैं। तो एक तरह से एसिड और बेस क्या है, एसिड एंड बेस इन सब रिएक्शन के बेसिस में हम लोग कह सकते हैं एसिड बेस एक तरह के इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट उन चीज़ों को बोलते हैं जो पानी में आयन्स फॉर्म करते हैं। और जब पानी में या वाटर में आयन्स होते हैं तो वहाँ कंडक्टिविटी होती है, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे कि कोई सादा पानी है तो उसमें कंडक्टिविटी नहीं होगा, प्योर वाटर अगर एकदम है, जिसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल नल वाला पानी है या उसमें नमक डाल देंगे तो नमक एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। नमक को जैसे ही डालेंगे नमक Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा और इसके ढेर सारी संख्या में आयंस हो जाएंगे पूरे सोल्यूशन में, पूरे पानी में। और फिर उसमें अगर वायरिंग करेंगे या सर्किट जोड़ेंगे तो कंडक्टिविटी शो करेगा, है ना। तो सिमिलरली एसिड और बेस जहाँ पे होते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, यानी आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं उस पार्टिकुलर सोल्यूशन में।
और अगर उस सोल्यूशन में हम लोग कोई सर्किट ज्वाइन करें तो वो सर्किट कंडक्टिविटी शो करता है, यानी करंट उससे फ्लो होता है। ठीक, तो करंट फ्लो होने का कारण क्या है, इनका आयनिक नेचर, जो एसिड और बेस है ये आयनिक नेचर शो करते हैं। और दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी क्या हुई, दोनों इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, यानी करंट को कैरी करने के लिए आयन इनके पास होता है। ठीक, ये समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, एक सर्किट बना है, एक कंटेनर है ना, ये कंटेनर है और इसमें ब्लू कलर का ये कोई लिक्विड भरा है। ठीक, और ये पूरा ये चौकोर सा जो है ये क्या है, रबर कॉर्क, यानी रबर का मोटा सा थिक टुकड़ा है, ताकि ये पूरा सर्किट, ये जो कील है, दो जो नेल लगी हुई है आयरन की नेल, ये नीचे डूबी रहे। अगर कोई और चीज़ रहेगा तो तैरते रहेगा, तो सर्किट सही से नहीं हो पाएगा। तो इसको डुबाए रखने के लिए सोल्यूशन में ये रबर कॉर्क रखा गया, उसी में धंसाया गया दो नेल, और दोनों नेल से वायर लिया गया। एक एंड को बैटरी या सेल से जोड़ा गया, दूसरे एंड को स्विच और बल्ब से जोड़ा गया, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब बारी बारी से एक एक सोल्यूशन को इसमें डालेंगे और देखेंगे कि बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, यानी किस केस में बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। कुछ एग्जाम्पल लिया गया गिना चुना, उससे आप ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से एसिड और बेस इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। जैसे अगर बात करें ग्लूकोज का, मान लीजिए हमने पानी लिया, उसमें ग्लूकोज घोल दिया, सर्किट का सेटअप पूरा ऐसा ही है, तो देखेंगे बल्ब नहीं जलेगा। फिर अल्कोहल डाला, है ना, पानी निकाल दिया, पूरा सोल्यूशन निकाल दिया, अल्कोहल डाल दिया, अल्कोहल डालने में भी देख रहे हैं बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। फिर तीसरे स्टेप पे क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाला, है ना, ये तो जैसे ही डाला पूरा सर्किट कंप्लीट है, सब ज्वाइंट है, स्विच ऑन है, ये बल्ब जलने लगा। हाँ, फिर इसको हटाकर अगले को चेक किया, अगले सैंपल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, फिर बल्ब जलने लगा। फिर उसको निकाल के सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो फिर बल्ब जलने लगा, है ना, तो बल्ब जलने लगा। यानी कि कोई भी एसिड या बेस इस जगह पे डाल रहे हैं जहाँ पे हमारे ये जो दो आयरन नेल हैं डिप्ड हैं, तो कंडक्टिविटी शो कर रही है और हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, बल्ब जलने लग रहा है, ग्लो करने लग रहा है। जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। इसका कारण क्या है कि ग्लूकोज जो और अल्कोहल जो है वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। अब जब जिस सोल्यूशन में आयन ही नहीं रहेंगे तो कंडक्टिविटी शो ही नहीं करेंगे, मतलब करंट को कैरी ही नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई बल्ब ग्लो नहीं करता है इन दोनों केसेस में। ठीक है, तो ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बाकी बहुत सारे हम लोग सैंपल ले सकते हैं, यहाँ तो कुछ गिने चुने हम लोग समझने के लिए ले रहे हैं। बस ये समझने के लिए ले रहे हैं कि हमारे जो एसिड और बेस होते हैं, अगर उसका हम लोग सोल्यूशन लेंगे और इस तरह का सर्किट उसमें ज्वाइन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा और हमारे एसिड और बेस के थ्रू करंट फ्लो होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा और बल्ब भी ग्लो करेगा। क्योंकि हमारे एसिड बेस एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। वही आयन क्या करते हैं, करंट को कैरी करते हैं और दैट इज वाई बल्ब ग्लो करता है। ठीक, तो ये हमको समझना था। तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली एसिड और बेस की एज ए इलेक्ट्रोलाइट, साथ में हाइड्रोजन आयन के बारे में पढ़ लिया, और हमने एक एक्टिविटी भी समझ ली कि किस तरह से एसिड बेस कंडक्टिविटी शो करते हैं, करंट को कैरी करते हैं, जबकि ग्लूकोज, अल्कोहल या कुछ इस तरह के ऐसी भी चीज़ें हैं जो कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर। अच्छा, और कुछ बचा नहीं है। उसके अलावा दो छोटे टॉपिक है, उसको भी जल्दी से इसमें ख़त्म कर देता हूँ। एक है, ये मैंने पहले भी बता चुका है, कॉन्सनट्रेटेड एसिड या बेस। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, जब कोई सोल्यूशन है एसिड या बेस का, उसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम है ना, तो उस तरह का जो एसिड या बेस होगा वो कॉन्सनट्रेटेड एसिड या बेस कहलाएगा। ठीक, उसमें एसिड और बेस बहुत ज़्यादा मात्रा में, पानी बहुत कम है, यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। लेकिन अगर कॉन्सनट्रेटेड एसिड में पानी ऐड कर दिया जाए या कॉन्सनट्रेटेड बेस में पानी ऐड कर दिया जाए,
ढेर सारा पानी ऐड कर देंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन प्रोसेस। डाइल्यूशन मतलब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड में जिसमें एसिड बहुत ज़्यादा था, पानी बहुत ही कम था, उसमें पानी मिला दिए तो डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट हो गया का मतलब पानी ज़्यादा हो गया, एसिड की मात्रा या हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम हो गई। तो उससे बना हुआ जो एसिड रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूटेड बेस, अगर बेस है तो, है ना। डाइल्यूटेड 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 एसिड या डाइल्यूटेड बेस, ठीक है। तो कॉन्सनट्रेटेड या स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस जो है जिसमें पानी बहुत कम है उसमें पानी मिला दिया जाता है तो डाइल्यूशन प्रोसेस कहलाता है। और डाइल्यूशन के बाद जो हमको सोल्यूशन मिलता है जिसमें एसिड बहुत कम हो जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो उस तरह के बने हुए एसिड या बेस को हम लोग डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूटेड बेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग पीएच, जो पीएच हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पीएच का क्या रोल है हमारे रूल है या हमारे लाइफ में क्या रोल है, किस तरह से वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हर जगह पे, लाइफ के हर एक पॉइंट पर पीएच बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये आप क्लास 7th या 8th में भी इसको पढ़े होंगे थोड़े से, यहाँ भी थोड़े हल्का ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो पीएच का रोल हमको पढ़ना है, रोल ऑफ pH in our डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में हर दिन जो हमारा लाइफ चल रहा है उसमें pH का क्या रोल है, इसको हम लोग समझेंगे कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला जो है वो है हमारा पीएच सेंसिटिव टॉपिक। एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं पीएच सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट और एनिमल सभी आते हैं, है ना, जो जीवित हैं, जो लिविंग हैं। तो इसमें हम लोग समझेंगे जैसे कि पीएच सेंसिटिव जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, है ना, कोई भी हो, उसका जो बॉडी होता है, उसका ग्रोथ जो होता है वो पीएच पे फुल्ली डिपेंडेंट होता है। अगर पीएच में, पीएच का मतलब हम लोग जानते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना, तो हाइड्रोजन आयन या एसिड, है ना, तो एसिड या बेस का जो मात्रा होता है किसी की बॉडी में, चाहे वो एनिमल की बॉडी हो या प्लांट की बॉडी है, वो मेंटेन होना जरूरी है, यानी एक फिक्स पीएच होना चाहिए, है ना, तभी वो ऑर्गेनिज्म सही से स्टेबल रहेगा और अपना उसका ग्रोथ अच्छे से हो पाएगा। अगर पीएच की वैल्यू में गड़बड़ी होगा तो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ अफेक्ट होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, है ना। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन का जो पीएच होता है ओवरऑल बॉडी का वो 7.4 आता है। 7.4 यानी 7 हमारा न्यूट्रल होता है, 7 से ज़्यादा यानी थोड़ा सा बेसिक होता है, 7.4, ठीक है। 7.4 हमारे ह्यूमन बॉडी का पीएच होता है, ठीक है। ये पीएच वैल्यू है हमारे ह्यूमन बॉडी का। अगर ये पीएच वैल्यू थोड़ा सा भी मतलब ये एवरेज एक वैल्यू है, थोड़ा सा इससे रेंज में कह सकते हैं कि जनरली 7.4 से 7.8 तक एक नॉर्मल कंडीशन होता है पीएच का ह्यूमन में। लेकिन अगर इससे कम हो गया पीएच या इससे ज़्यादा हो गया, इससे कम होगा तो क्या होगा, 7 से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। अगर इससे कम हुआ पीएच तो बॉडी में एसिड बनेगा तो हानिकारक है, उससे बहुत सारे तरह की इंटरनल प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी बॉडी ऑर्गन अफेक्ट होंगे। और इसलिए अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा बॉडी का पूरा पीएच, और उससे भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो पीएच एक एवरेज वैल्यू पर होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। तो पीएच बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, चाहे वो प्लांट का बॉडी हो चाहे एनिमल का बॉडी हो, जैसे ह्यूमन का पीएच का वैल्यू एक फिक्स वैल्यू रहना जरूरी है। उसमें परिवर्तन होता है तो फिर बॉडी को काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे कि रेन, एसिड रेन की बात की जाए,
एसिड रेन मतलब ऐसा बारिश जिसमें एसिड गिरे, यानी वाटर का जो पीएच होता है जो बारिश के रूप में गिरता है वो काफ़ी कम रहता है। नॉर्मली वाटर का जो पीएच होता है, नॉर्मल फ्रेश वाटर एकदम क्लीन वाटर, उसका पीएच कितना होता है 7, यानी वाटर न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेस। लेकिन जब एसिडिक रेन होता है तो पीएच कितना हो जाता है 5.5। और हमारा जो बॉडी है या प्लांट का जो बॉडी है वो इसी पीएच के लिए एडेप्टेबल है ना, यानी नॉर्मल पानी बरसेगा तो उसके लिए अनुसार हमारा बॉडी अडेप्ट हुआ है। बट कभी कभार पॉल्यूशन या बहुत सारे कारणों से आप जानते हैं एसिड रेन होता है और उस समय जो बारिश गिरती है उसका पीएच काफ़ी कम हो जाता है। 5.5 मतलब एसिडिक, काफ़ी एसिडिक मतलब। तो एसिड जहाँ न्यूट्रल बारिश हो रही थी वहाँ एसिडिक बारिश होने लगी बारिश में, यानी एसिड की मात्रा ज़्यादा है और उस एसिड की वजह से हमारी जो मिट्टी है या प्लांट्स पे वो एसिड रेन गिरेगा तो उसके क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देगा, प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। वो बारिश गिरेगा ज़मीन में और ज़मीन में जाएगा तो मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है उसको डिस्टर्ब करेगा तो प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा, है ना। तो ये जो कुछ गिने चुने 2-3 पॉइंट हमने समझे, इससे हमको यही पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं चाहे वो प्लांट या एनिमल हो वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और पीएच की वैल्यू एक जो निर्धारित है जो चेक की गई है उतनी अगर रहती है तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी या बाकी ऑर्गेनिज्म स्टेबल स्टेट में रहते हैं, अच्छे रहते हैं। लेकिन जब वो पीएच रेंज गड़बड़ाता है किसी वजह से तो बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसे कि एसिड रेन का ही हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्मल पानी का जो पीएच इतना होता है न्यूट्रल, लेकिन एसिड रेन में पीएच बहुत कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है और उसकी वजह से प्लांट का भी ग्रोथ अफेक्ट होता है, प्लांट डेड भी हो जाते हैं, मिट्टी का भी पीएच चेंज हो जाता है और हमारे शरीर पे गिरता है तो हमारे बॉडी पे छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है इस एसिड रेन में बारिश पड़ने से। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हम लोग फेस करते हैं। तो पीएच बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में। तो पहला हमारा टॉपिक हो गया पीएच सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म। इसी को आप कुछ शब्दों में 3-4 सेंटेंस में 5 सेंटेंस में लिखकर समझा सकते हैं कि पीएच कितना ज़्यादा सेंसिटिव है एनिमल और प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक। तो ये पहला टॉपिक हो गया पीएच सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म, ये हमारा पहला टॉपिक था। दूसरा हमारा टॉपिक जो है वो है पीएच ऑफ द सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल के पीएच से क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला टॉपिक तो हमने समझ लिया कि अलग अलग कंडीशन में कितना सेंसिटिव है मामला, पीएच के चेंज होने से ग्रोथ डेवलपमेंट काफ़ी प्रभावित होता है। सॉइल का पीएच भी है, जैसे हर चीज़ का ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी, हर एक के बॉडी में पीएच का वैल्यू मेंटेन होना ज़रूरी है, तभी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा और बाकी प्रोसेस होगा। जितने भी प्रोसेस होते हैं चाहे सेलुलर प्रोसेस हो, सेल के लेवल पे हो, टिश्यू के लेवल पे हो, ऑर्गन के लेवल पे हो, सभी को होने के लिए पीएच का एक फिक्स वैल्यू का होना ज़रूरी है। उसी तरह से सॉइल जो है, सॉइल में भी पीएच का सही होना ज़रूरी है, तभी प्लांट का ग्रोथ होगा, हमारे अनाज ज़्यादा मात्रा में उग पाएंगे। और ऐसा जनरली जो सॉइल साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, वो बताते हैं कि सॉइल का पीएच जब 6 से 7 के बीच में होता है तो वो सॉइल हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है, ठीक है। तो सॉइल का भी पीएच एक फिक्स रेंज में होना ज़रूरी है। अगर उससे कम हुआ, 6 से कम हुआ तो काफ़ी मतलब एसिडिक हो जाएगा, तो ज़्यादा एसिडिक सॉइल रहेगा तो भी प्लांट के ग्रोथ के लिए मतलब बहुत बुरा होगा, बंजर हो जाएगी ज़मीन। और 7 से ज़्यादा बढ़ेगा पीएच तो बेसिक हो जाएगा सॉइल, और बेसिक सॉइल में भी प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। तो एक बेस्ट सॉइल वही होता है जिसका पीएच का वैल्यू देखा गया है बहुत सारे सैंपल को चेक करके कि 6 से 7 ये रेंज है कि पीएच वैल्यू जब 6 से 7 के बीच रहता है या इतने में रहता है तब वो सॉइल बेटर होता है किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए, क्रॉप जो हम लोग उगाते हैं, अनाज वगैरह उगाते हैं, उसके लिए बेटर होता है, ठीक। तो प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्लांट के लिए, हमारे क्रॉप के ग्रोथ के लिए पीएच का 6 to 7 होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा देखा गया है नंबर ऑफ सैम्पलिंग करके, बहुत सारे एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट को करने के बाद।
तो इससे हमको समझ में आता है कि प्लांट के ग्रोथ के लिए मतलब सॉइल का पीएच भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग ऑर्गेनिज्म का पीएच देख रहे थे, सॉइल का भी पीएच ज़रूरी है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे बात आती है डाइजेशन की, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, जैसे स्टमक में डाइजेशन होता है हम जानते हैं, और माउथ में डाइजेशन होता है, हम लोग पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस में पढ़े थे। और डाइजेशन एंड होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में, ठीक। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप जानते हैं कि स्टमक में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है ना। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे जो फूड पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट करने में और एंजाइम उस पर तेज़ी से काम कर सकें, इसके लिए रिलीज होता है। बट कभी कभी ये एसिड बहुत ज़्यादा निकलने लगता है ना। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? एसिडिटी। एसिडिटी बोलते हैं जब एसिड स्टमक में ज़्यादा निकलने लगे, है ना। तो अब इस केस को, तो इसका अर्थ ये है कि जब हम लोग सही से डाइट को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे स्टमक में जो एसिड है उसका पीएच गड़बड़ हो जाता है। पीएच गड़बड़ हो गया, एसिड ज़्यादा बन रहा है, यानी पीएच काफ़ी लो हो गया है ना। हम लोग बोलते हैं कि पीएच वैल्यू जितना कम होता है उतना एसिड का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो एसिड ज़्यादा बनेगा पेट में तो पीएच वैल्यू गड़बड़ा गया। अब उसको सही करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कुछ एंटा एसिड लेना पड़ेगा। एंटा एसिड, एंटा एसिड ऐसे टैबलेट्स या ऐसी दवाएं होती है जो एसिड के प्रभाव को खत्म करती हैं, उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक तरह का एंटा एसिड है, बहुत ही कॉमनली यूज होता है। तो ये जब हम लोग के स्टमक में ज़्यादा एसिड बनता है, पीएच का वैल्यू डिस्टर्ब हो जाता है हमारे गलत खान पान से, तो उस केस में हम लोग एंटा एसिड या सिरप या दवा लेते हैं, टैबलेट्स। और उससे क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा एसिड हमारे बॉडी में बना है वो इस एंटा एसिड के बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर में बन जाता है और फिर सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट इससे हमको ये चीज़ समझ में आई क्या डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा गड़बड़ हो सकता है अगर पीएच मेंटेन नहीं है। इसलिए पीएच का मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो अगर ज़्यादा एसिड बनेगा तो पेट में दर्द होगा, पेट के अंदर के लेयर में घाव हो जाएगा, इस तरह की बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी। तो पीएच का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, ये साफ साफ हमको पता चल रहा है। ओके, चलिए, तो एसिडिटी को सॉल्व करने के लिए एंटा एसिड नाम का मटेरियल या सब्सटेंस यूज करते हैं, जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत सारे और भी मार्केट में दवाएं आते हैं जिनको हम लोग एंटा एसिड के रूप में यूज करते हैं जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम यानी स्टमक में या डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का वैल्यू गड़बड़ हो गया है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो ये सब मेंटेन करने के लिए हमको हेल्दी लाइफ जीना पड़ता है। अगला हमारा टॉपिक है टूथ डिके। ये भी पीएच से रिलेटेड है। टूथ डिके, दांत टूटने लगते हैं, जैसे बच्चों के केस में आप देखते होंगे अधिकतर कि वो मीठी चीज़ें या चॉकलेट बिस्किट ये सब खाते हैं और सही से मुंह वगैरह नहीं देते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं, उनको बार बार गाइड करना पड़ता है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि दांत में उनके चॉकलेट बिस्किट मीठी चीज़ें चिपकी रहती हैं, वो सही से मुंह धोते नहीं हैं, और लगातार हम लोग बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं, माउथ में जाते रहते हैं बैक्टीरिया, और वो बचे कुचे चीज़ों पर जो दांत में फंसे रहते हैं उस पर बैक्टीरिया एक्शन करता है, रिएक्शन करता है, और उस शुगर को, जो भी मीठी चीज़ें होती हैं, शुगर वाली चीज़ें, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारे माउथ का जो पीएच था वो कुछ और रहा होगा। जब वो खाना हम लोग खाते हैं, जनरली हमारे मुंह में तो मीठा रहता नहीं हमेशा, तो उसका पीएच नॉर्मल रहता है। लेकिन जब ये शुगर को बैक्टीरिया ने हमारे माउथ में एसिड में कन्वर्ट कर दिया तो पीएच क्या हो गया? काफ़ी लो हो गया हमारे माउथ में, और उससे क्या